Hello everyone, welcome to my channel page जुडिशरी 009 जुडिशरी एंड लीगल। तो आज अपने एविडेंस एक्ट के बाकी सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14, 15 बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। जैसे सेक्शन 10 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में जो प्रोविज़न दिया गया है, सेक्शन 120A एंड 120B दो प्रोविज़न दिए गए हैं, तो वहाँ से निकलेगा ये। और ये अगर सेक्शन 10 अगर पढ़ोगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो ये कहता है वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन कंस्पायर्ड टूगेदर। अब देखिए, टू और मोर पर्सन कंस्पायर टूगेदर कर रहे हैं। तो अगर 120A सेक्शन देखोगे कि कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन देखोगे, तो वहाँ पे एग्रीमेंट की बात की गई है। तो इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा बंदे जब एग्रीमेंट करते हैं टू कमिट एन ऑफेंस, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है, इवन दो दे आर नॉट डूइंग एनी एक्ट फॉर अटेनिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑफेंस। वो एग्रीमेंट इटसेल्फ इज़ अ ऑफेंस माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हमेशा कॉमन इंटेंशन रहेगी। उसका एक इंग्रेडिएंट है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेशन ऑफ द पर्सन ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट में आपकी पार्टिसिपेशन होना ये बात का सबूत है कि आपकी कॉमन इंटेंशन है उस पार्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए। तो अगर सेक्शन 10 देखोगे, तो सेक्शन 120A देखोगे, तो वहाँ पे दिया हुआ है वर्ड व्हेन टू और मोर पर्सन, अगर देखोगे, एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बट बाय डूइंग इलीगल मीन्स। तो इवन दो आपका वो एक्ट इलीगल नहीं है, इलीगल का मतलब सेक्शन 43, जिसमें तो 3 मीनिंग निकलते हैं आईपीसी में। आईपीसी का सेक्शन 43, इलीगल मीन्स ऑफेंस विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो अगर वो वाली कंडीशन है, आपने एग्रीमेंट ऑफेंस का किया है अकेले का, तो बाकी और एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल रहोगे। लेकिन अगर इलीगल जो वर्ड इसमें दिया हुआ है वो 3 चीज़ों से डील करता है। मैंने कहा ऑफेंस, दूसरा विच प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स फॉर सिविल एक्शन, विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन एंड विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और जो ग्राउंड दो बाकी हैं, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है एंड विच फर्निशेज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन है, उन दोनों केसों में आपको एक्ट जरूर करना पड़ेगा, फिर ही आप कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल ठहराए जा सकते हो। लेकिन अगर वो ऑफेंस वाली सिचुएशन है, तो ऑफेंस में कोई आपका दोबारा उसके साथ एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। और अब आ जाओ सेक्शन 10 में। 10 क्या कहता है कि जब आप रीज़नेबल बिलीव डेट टू और मोर पर्सन कंस्पायर्ड टूगेदर। ये रीज़नेबल बिलीव क्या है? रीज़नेबल बिलीव मतलब एक ऐसा एविडेंस है, आई विटनेस हो सकता है, जैसे किसी घर में 2 बंदे गए या 3-4 बंदे आपस में जुड़े, और वहाँ पे नेबरहुड में एक बंदे को पता लगता है कि इस घर में 3-4 बंदे मिले हैं, और वो बाद में वो बंदे कहीं ऑफेंस में वो पाए जाते हैं। तो जो नेबर में जिन्होंने उनको देखा था उस घर में जुड़ते हुए, तो ये उस चीज़ का एविडेंस दे सकता है कि ये उस टाइम से जस्ट पहले आपस में जुड़े थे। तो उस केस में अगर फिर जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर वो लीड लेती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, तो उस सिचुएशन में वो उस रीज़नेबल बिलीव लिया जा सकता है कि व्हेन देयर इज़ अ रीज़नेबल बिलीव दैट टू और मोर पर्सन कंस्पायर्ड टूगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग। तो कमिट एन ऑफेंस का मतलब क्रिमिनल जो है, और एक्शनेबल रॉन्ग का मतलब सिविल। तो क्रिमिनल सेक्शन 10 दोनों केसेस पे लगता है, सिविल पे भी लगता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लगता है और सिविल कॉन्स्पिरेसी भी लगता है। तो सिविल कॉन्स्पिरेसी कौन सी होगी कि हमने दोनों में मिलके किसी के साथ फ्रॉड करना है, हम दोनों ने मिलके किसी के साथ नेग्लियंस करना है, या तो टॉर्ट में जाना है या सिविल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसा चीज़ें करनी है। तो बाकी अगर चीज़ें देखोगे, टू कमिट एन ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग
anything said, written or done by anyone in reference to the common intention is relevant। तो क्या रेलिवेंट चीज़ क्या रहेगी? आपने कुछ लिखा, कुछ एक्ट किया या कुछ बोला, कुछ सेड, डन और रिटन इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन से रिगार्डिंग वो कॉन्स्पिरेसी हो गई थी, और कॉन्स्पिरेसी को आगे काम करने के लिए, उस कॉन्स्पिरेसी में जो आपने काम करना था, जो आपका ऑब्जेक्ट था, उसको अटेन करने के लिए आपने कुछ सेड किया, डन किया या रिटन किया इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन। तो ये रेलिवेंट रहेगी किस काम के लिए? ये प्रूव करने के लिए कि उस टाइम पे ये कॉन्स्पिरेसी थी, एंड सेकंड ये बंदे इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। तो दो चीज़ें अगर कोर्ट को प्रूव करनी है, कोर्ट के सामने प्रूव करनी है कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी, क्या ये बंदे इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे, तो दोनों को प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें रेलिवेंट हैं वो सेक्शन 10 बताता है। क्या चीज़ें रेलिवेंट है? एक कोई चीज़ सेड, डन और रिटन इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन। जो 2 और मोर पर्सन जब मिलके कंस्पायर्ड करते हैं और फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस और सिविल एक्शनेबल रॉन्ग, और उसमें से सेड, डन और रिटन कुछ भी लिखते हैं इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, वो रेलिवेंट रहेगा। तो पर्सन बिलीव्ड टू बी सो कंस्पायरिंग, अगर आप सेक्शन 10 देखोगे, 10 की वर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय एनी वाज इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम इज रेलिवेंट फैक्ट। अब पर्सन बिलीव्ड भी है इसमें और फर्स्ट एंटरटेन्ड भी है। इसको समझने के लिए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं अपने। पर्सन बिलीव्ड का यहाँ मतलब ये रहेगा कि जो बंदे कॉन्स्पिरेसी लेफ्ट कर चुके हैं या जो बंदे कॉन्स्पिरेसी में अभी आएंगे, उनके रिगार्डिंग भी वो जो आप एनीथिंग सेड, डन और रिटन करोगे, वो अगर इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन है तो उनके रिगार्डिंग भी वो रेलिवेंट माना जाएगा। मान लीजिए 5 बंदे हैं, 5 में से एक, हर बंदे ने अपना अपना काम करना है। तो मैंने आपको बताया कि जनरल कॉन्स्पिरेसी और पार्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में फ़र्क रहता है। पार्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी मतलब कि 2 ने मिलके जहर कलेक्ट करना है, बाकी 3 और 4 नंबर वालों ने वो जहर आगे डिलीवर करना है, और 5 और 6 नंबर ने वो जो जहर है एक्चुअल में फूड में मिलाना है। तो हो सकता है जो पहले बंदे हैं, 2 जिन्होंने वो जहर कलेक्ट किया है, उनको जो अगले वाले जिन्होंने आगे जहर मिलाना है उनके बारे में पता ही ना हो। तो फिर भी अगर ये कॉन्स्पिरेसी अगर चल रही थी, इसमें से कोई एक बंदा कोई एक काम करता है या रिटर्न में या कुछ वैसे करता है या कुछ बोलता है, वो सबके लिए रेलिवेंट माना जाएगा, इवन दो कि वो अभी कॉन्स्पिरेसी में नहीं आए हैं या वो कॉन्स्पिरेसी में दूसरे बंदे उसको पता भी नहीं था, कुछ छोड़ चुके हैं, फिर भी सबके लिए रेलिवेंट रहेगा। टू प्रूविंग कि क्या चीज़ प्रूव करने के लिए कि वो कॉन्स्पिरेसी थी और ये बंदे कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। तो लेकिन अगर वो कॉन्स्पिरेसी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कुछ चीज़ें आप करते हो, वो रेलिवेंट नहीं रहेगी। ये तब तक ही रेलिवेंट रहेंगी जब तक आप उस पार्टिकुलर एक्ट को, उस पार्टिकुलर ऑफेंस को अकम्प्लिश्ड नहीं कर लेते, और उसको अकम्प्लिश्ड करने के लिए ही आप काम कर रहे हो सारे, और उसमें जो जो चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें रेलिवेंट रहेंगी। तो इस चीज़ों को आपने इस तरह से देखना है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो आपका, उसको उसको अकम्प्लिश करने के लिए जो आप चीज़ें करते हो वो देखनी है आपने। इसमें अफजल गुरु एलियस नवजोत संधू वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2005 वाला केस बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था कि पार्लियामेंट में जब ये अफजल गुरु अपनी वो गाड़ी लेके घुसा था, तो उसको लगातार एक टीचर का फ़ोन आ रहा था। वो उस टीचर का नाम मेरे को भूल रहा है, शौकत था उसका नाम, शायद शौकत था। उस शौकत को इस चीज़ का नॉलेज थी कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी, बट
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नॉलेज आपको होना कि ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये सफिशिएंट नहीं है, आप उसका कॉन्स्पिरेसी का पार्ट रहे हो, ये इससे आप कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं बनते हो। और कॉन्स्पिरेसी में आपकी इंटेंशन होनी ज़रूरी है, नॉलेज से काम नहीं चलेगा। आपको नॉलेज है कि वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी चल रही है और बाद में आपको भी इम्प्लीकेट किया गया है कि आप भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको अगर सिर्फ नॉलेज है उस कॉन्स्पिरेसी की तो आप उसका पार्ट नहीं माने जाओगे, इन अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ चीज़ें की हों सेड डन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। तो ये आप चीज़ें देखोगे, ये जो केस बड़ा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद मनु शर्मा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010 वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या हुआ था, एक जेसिका लाल मर्डर केस जिसे भी कहते हैं, कि एक बार टेंडर थी जेसिका लाल, और ये मनु शर्मा अपने फ्रेंड्स के साथ उस बार में जाता है और उस बार टेंडर से ड्रिंक वगैरह मांगता है। तो लेकिन वो टाइम ऐसा होता है कि वो बार बंद होने वाला होता है, लेकिन जब वो उसको जो सर ही वॉज अ प्रोफेसर जिलानी, एग्जैक्टली ही वॉज अ प्रोफेसर जिलानी थे जो फ़ोन पे बात कर रहे थे उस अफजल गुरु के साथ, जिसको वो नहीं ठहराया गया था। अब आ जाओ मनु शर्मा वाले केस पे पर। इसमें बार टेंडर जो थी जेसिका लाल, वो उसको जो ड्रिंक देने से मना कर देती है मनु शर्मा को, क्योंकि वो बार का क्लोजिंग टाइम होता है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और जाके किसी और बार को ढूंढते हैं अपने जो ड्रिंक वगैरह लेने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलता। तो वो फिर इसी बार में आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जेसिका लाल से वो ड्रिंक मांगते हैं और वहाँ पे श्यामलाल मुंशी जो वो भी बार टेंडर होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो जब वो जेसिका लाल उसको मना कर देती है मनु शर्मा को ड्रिंक देने से, तो ये मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ होता है, ये गन निकालता है और शूट कर देता है जो जेसिका लाल को। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या हम जो उसके फ्रेंड थे जो उसके साथ आए थे उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट मान सकते हैं या नहीं मान सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको नहीं मान सकते, क्योंकि उनको सिर्फ नॉलेज थी, वो पार्टिसिपेटेड नहीं थे, उन्होंने एग्री नहीं थे, वो कॉमन इंटेंशन विद रिगार्ड टू एग्रीमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट उनका मिसिंग था, जो सेक्शन 120A में बोला गया है। तो इसीलिए उनको नॉलेज अकेली होना सफिशेंट नहीं है, तो उनको बरी कर दिया गया था इस सेक्शन में। तो उसके बाद आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है प्ली ऑफ एलिबाई की। प्ली ऑफ एलिबाई एक लैटिन टर्म है, नहीं मान सकते। क्या है आपका क्वेश्चन? एलिबाई का मतलब यहाँ पे होता है एनी अदर एल्सवेयर, लैटिन टर्म है एलिबाई, इसका मतलब होता है एल्सवेयर। तो अगर सेक्शन 12 देखोगे तो 11 देखोगे तो इसमें है फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट, जो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है लेकिन इसीलिए रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द फैक्ट विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। और दूसरा कंडीशन बाय हिम देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स that make existence or non existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। मतलब देखिए सेक्शन 11 तब प्ले में आता है जब आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ने केस प्रूव कर दिया और आप ये डिफेंस लेना चाहते हो कि ये जो फैक्ट इन इशू है कि क्या ए ने बी को मारा है। तो ए की जो ट्रायल चल रही है, तो प्रोसिक्यूशन ने अपना अगर केस प्रूव कर दिया, उसके बाद जो बर्डन शिफ्ट हो गया है डिफेंस के ऊपर, और डिफेंस लेके आ रहा है एक ऐसा फैक्ट जो बिल्कुल इनकंसिस्टेंस है। मतलब ए ने बी को मारा है, ये प्रोसिक्यूशन प्रूव कर रहा है। अब ए फैक्ट लेके आ रहा है कि मैं तो उस जगह पे है ही नहीं था ऐसा, या जो आप फैक्ट प्रूव कर रहे हो वो बिल्कुल जो डिफेंस ले गया उसके बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। पहले ये था, अब ये हो रहा है। कैसे? मान लीजिए एक जगह पे मर्डर होता है, ए के ऊपर एलिगेशन रखते हैं कि भाई तूने ये मर्डर किया, और वो डिफेंस में अपने लेके आ रहा है कि उस टाइम पे वो कहीं पे मैच देख रहा था,
कहाँ पे मैच रहता था, श्रीलंका पे मैच देख रहा था, तो वो आउट ऑफ इंडिया है, तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हो गया दोनों फैक्ट कि यहाँ पे उसके अगेंस्ट एलिगेशन है कि उसने मारा है, और एक दूसरा इनकंसिस्टेंट फैक्ट कि वो तो उस टाइम श्रीलंका था, तो प्रिंस प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा है, एलिबाई मतलब एल्सवेयर। तो दूसरा अगर इसका दूसरा क्लॉज देखोगे उसमें ये है कि वो मैं उसके अगेंस्ट एलिगेशन है कि आपने इसको मारा है, लेकिन उस टाइम पे वो उस प्लेस से 50-60 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ उस प्लेस पे आना यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन यो जो सेकंड क्लॉज वो कहता है इन कनेक्शन वेदर मेक इन एग्जिस्टेंस और इन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और हाईली इम्प्रॉबेबल और प्रोबेबल, मतलब उस मान लो आपका मर्डर होता है मान लीजिए नॉर्थ दिल्ली में, और आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि भाई साहब इस टाइम पे इस प्लेस पे आपने ये मर्डर किया, और वो डिफेंस में ले रहा है कि उस टाइम पे तो मैं साउथ दिल्ली में था। अब देखिए नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली में आने जाने का जो डिस्टेंस जो है और उसका टाइम पीरियड लगता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, मान लीजिए आधा घंटा, और अगर आधा घंटा डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल कन्फाइंड एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, सर ये टॉपिक नहीं मैं अभी करा रहा हूँ, और जब मैं टॉपिक ये कराऊंगा मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। अगर ऐसे रिलेटेड को कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो प्लीज़। ये क्लास एविडेंस एक्ट की लगी हुई है। तो उसके बाद मैं सेक्शन 11 बता रहा था कि देखिए साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली आना आधे घंटे में इम्पॉसिबल है अगर ट्रैफिक पूरे लोड में है। तो चलो कोर्ट मान लेता कि आप आधे घंटे में मान लीजिए मान लेता कि आप पहुंच सकते हो। आपने मान लो 11 बजे का टाइम है, 11 बजे ये मर्डर हुआ है और 11 बजे भाई साहब साउथ दिल्ली में थे जिन्होंने कत्ल किया। वो डिफेंस में ये कह रहे हैं कि मैं तो साउथ दिल्ली में था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो मान लो 11:15 वहाँ पे था तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आधे घंटे में नॉर्थ दिल्ली आ सकेगा। लेकिन कोर्ट इसको देख सकता है कि ये जो फैक्ट है आप जो प्रूव करना चाहते हो ये हाईली इम्प्रॉबेबल है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, हाईली इम्प्रॉबेबल है। मतलब सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे सकते हो कि उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मैं आ ही नहीं सकता था यहाँ पे, तो मैं साउथ दिल्ली में था। लेकिन इनकंसिस्टेंट में क्या है, बिल्कुल आप बाहर हो, मतलब उस फैक्ट से बहुत दूर हो, इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन है इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर सेक्शन 11 का इनकंसिस्टेंस जो वर्ड देखोगे उसको अगर अपने कोरिलेट करने की कोशिश करें सेक्शन 9 के साथ, तो वहाँ पे है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट और विच सपोर्ट और रिबट द इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय। अब देखिए वहाँ पे भी आप रिबट कर रहे हो कोई फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, और यहाँ पे वो फैक्ट इनकंसिस्टेंस है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए सेक्शन 9 में जो सपोर्ट और रिबट है ना, वो इन्फ्रेंस को रिबट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट इटसेल्फ को वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये दोनों में फ़र्क रहता है। तो इसको अपने इस तरह से देख सकते हो। ये इंटरव्यू में बड़ा अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी में, जुडिशल सर्विसेज के। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि क्योंकि वहाँ पे भी रिबट दिया हुआ है सेक्शन 9 में, और यहाँ पे सेक्शन 11 में इनकंसिस्टेंस दिया गया है। तो फैक्ट इन इशू के बिल्कुल उलट इनकंसिस्टेंस है, और अगर सेक्शन 9 वो भी फैक्ट को रिबट कर रहा है तो वो वहाँ पे रिबट उसकी इन्फ्रेंस को कर रहा है, लेकिन सेक्शन 11 में बिल्कुल उसी फैक्ट के अगेंस्ट इनकंसिस्टेंस है। वो उसको एग्जांपल के साथ समझो। मान लो एक घर पे एक चोर आ गया और चोरी करता हुआ भागता है, और भाग के जो उसके साथ 4 बंदे और भी थे, और उनको पकड़ने के लिए 2 पीछे बंदे भागते हैं। देखने वाला क्या समझेगा? देखने वाला ये समझेगा कि ये भाग रहे हैं, पक्का ये चोर है। तो उस जो जिसने देखा है उसको नहीं पता कि अंदर चोरी की है, चोर भाग रहे हैं या क्या, लेकिन वो इन्फ्रेंस क्रिएट कर रहा है कि इस बंदे ने पक्का चोरी की होगी, इसीलिए इसके पीछे भाग रहे हैं। ये तो हो गया, आप सपोर्ट कर रहे हो, आप इन्फ्रेंस एक बना रहे हो। अब आ जाओ इनकंसिस्टेंट। आपने खुद चीज़ें देख ली हैं, खुद चीज़ें आपके सामने हुई हैं, खुद चीज़ें आपने परसीव की है अपनी सेंसेस से। तो वो अगर आपने चीज़ें परसीव की हैं कि ये बंदा वहाँ पे प्रेजेंट था
और बाद में वो फैक्ट कोर्ट के सामने आता है कि ये बंदा वहाँ पे था या नहीं था, और प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि ये बंदा वहाँ पे था और आपने उसको कहीं और देखा हुआ है, तो अगर आप आते हो कि ये तो कहीं और था, तो ये दोनों इनकंसिस्टेंस चीज़ें हैं। तो इसलिए इन दोनों में फ़र्क है। तो इस तरह से आपने इन दोनों का फ़र्क समझने की कोशिश करनी है। और सीधा प्रीवियस आईपीसी क्लास लेक्चर ही कवर्ड द टॉपिक। बिल्कुल, थैंक यू मैम। उसके बाद सेक्शन मैंने आपको बता दिया है 11 के आप इलस्ट्रेशन कुछ देख सकते हो। इसमें दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला केस देख सकते हो। उसमें क्या हुआ था, एक दूधनाथ पांडे जो अक्यूज़ था उसने एक मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उसी टाइम वो भागता हुआ अपनी प्लेस ऑफ वर्क में पहुंचता है, जहां पे एक वो कार्ड के साथ एंट्री होती है। वो कार्ड के साथ एंट्री तो अंदर कर लेता है, लेकिन वो जब बाहर आता है वो कार्ड नहीं लगा के आता, तो वो चोरी से बाहर आता है और मर्डर करके फिर अंदर घुस जाता है, और अंदर घुस के फिर जब वो बाहर आता है तो वो कार्ड लगा देता है। तो यहाँ पे वो प्ली ऑफ एलिबाई ले रहा होता है कि मैं उस टाइम पे काम पे था, क्योंकि मेरा कार्ड है जो वो कार्ड मैंने जब बाहर आया तभी लगाया, तो उससे पहले मैं बाहर आ नहीं सकता। तो वहाँ पे प्ली ऑफ एलिबाई उसको नहीं मिली थी, क्योंकि अदर आई विटनेसेस उसके यहाँ पे थे, वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसके अगेंस्ट पाया गया था। और जो उसके बाद जो एक्सपर्ट एविडेंस आए थे कि ये जो पार्टिकुलर जो कार्ड इसने अंदर एंट्री और बाहर लगाने के लिए किया था, तो उसमें जो उसके साथ जो बंदे थे उनका एविडेंस आया कि उन्होंने एविडेंस उसके कंसिस्टेंस नहीं दिया था कि ये बंदा वहाँ पे था या नहीं था। तो इसलिए उसके अगेंस्ट चीज़ें प्रूव हो गई थी। उसके बाद आता है सेक्शन 12। अब सेक्शन 12 अगर देखोगे तो ये सूट की बात करता है। सूट ऐसा सूट जिसमें आपने डैमेजेस क्लेम की गई, और उसमें कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को हेल्प करेगा उस डैमेजेस को डिटरमाइन करने के लिए, और कितनी एक तो डैमेजेस डिटरमाइन करनी है कि डैमेजेस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और एक उसका क्वांटम कि कितनी डैमेजेस देनी चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे जो कोर्ट को हेल्प करेंगे कि क्या देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए या कितनी देनी चाहिए, वो सारे अगर हेल्पफुल रहेंगे वो रेलिवेंट रहेंगे। जैसे पार्टिकुलर सिचुएशन में किसी का मोटिव कि इसने भाई जो नेगलिजेंस इसलिए की है क्योंकि इसका पार्टिकुलर मोटिव था, और जहाँ मैलिस या उसकी इंटेंशन। और अगर सिविल केसेस में देखोगे तो कई बार करैक्टर भी रेलिवेंट रहता है। सेक्शन 52 को आप 54 के साथ पढ़ सकते हो। 54 ये कहता है कि करैक्टर क्रिमिनल केसेस में इरेलीवेंट रहता है। अगर वो 54 ये कहता है तो इसका मतलब 52 ये कहता है कि करैक्टर सिविल केसेस में कई बार रेलिवेंट रह सकता है आप, लेकिन वो करैक्टर से उसका कंडक्ट इम्प्यूट नहीं कर सकते। सेक्शन 52 ये कहता है वो इरेलीवेंट रहेगा, लेकिन वो कंडक्ट इटसेल्फ जो होगा वो आप उसके करैक्टर से इम्प्यूट नहीं कर सकते कि भाई इसका करैक्टर ऐसा है तो इसका कंडक्ट भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं। वो सर्टन सिचुएशन को कवर करता है, तो उसमें करैक्टर कई बार रेलिवेंट हो सकता है। तो करैक्टर आपका गुड करैक्टर है जो वो आपकी जो है क्वांटम ऑफ डैमेजेस बढ़ाता नहीं है, लेकिन आपका बैड करैक्टर वो क्वांटम ऑफ डैमेजेस कम जरूर कर देता है। तो ये एक प्रिंसिपल है सिविल लॉ का। उसके बाद आता है सेक्शन 13। देखो सेक्शन 13 अगर देखोगे तो इसमें सेक्शन 13 और 15 में एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है कोर्ट के सामने, क्या ऐसा है या नहीं है। तो सेक्शन 13 में पब्लिक राइट, प्राइवेट राइट, पब्लिक कस्टम, प्राइवेट कस्टम की क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा कि एनी ट्रांजैक्शन में, किसी ट्रांजैक्शन में या पार्टिकुलर इंस्टेंस में कोई ऐसा कस्टम या पब्लिक राइट, राइट कौन सा, पब्लिक राइट, प्राइवेट राइट, सारे राइट मतलब जो माने जाए, जैसे ऑनरशिप का राइट है, जहाँ जैसे ईजमेंट का राइट है, चाहे वो टेम्परेरी राइट है, वो सारे राइट इसमें डाले गए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि ये पार्टिकुलर कस्टम, पार्टिकुलर जो राइट है इस बंदे का है या नहीं है, तो उसमें रिलेटेड दो चीज़ें रेलिवेंट रहेंगी। एक वैसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन, और दूसरा वो पार्टिकुलर इंस्टेंस। पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन कौन सी, जहाँ पे वो राइट या कस्टम ड्राम्क किया गया। ड्राम्क मतलब DRAMC, डी का मतलब
डिनाइड किया गया है, आर के मतलब रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ए का मतलब असर्ट किया गया है, एम का मतलब मॉडिफाइड किया गया है, सी का मतलब क्लेम किया गया है, और नीचे वाला सी का मतलब क्रिएट किया गया है। तो वो राइट जो आपका पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट है, या आपका वो कस्टम है जनरल या प्राइवेट, वो कुछ भी है, वो ड्राम्क किया गया है उस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, या पार्टिकुलर इंस्टेंस में क्या किया गया है, वो राइट और कस्टम या तो रेक किया गया, रेक मतलब रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, एक्साइज्ड किया गया है, या क्लेम्ड किया गया है, REC, या इन विच इट्स एग्जिस्टेंस वाज डिस्प्यूट किया गया उसकी एग्जिस्टेंस को, या असर्ट किया गया, या डिपार्ट किया गया इससे। तो इसमें सारी जो चीज़ें हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और इसमें एक लीडिंग केस है केहर सिंह वर्सेस दीवान 1966 सुप्रीम कोर्ट। और इसमें अब देखो किसी का राइट है, अब कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में रह रहा है लंबे समय में, तो सारे उसको देखते हैं यार ये प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो उसको ऑनर माना जा सकता है। सेक्शन 110 ये कहता है एविडेंस एक्ट का, 110 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि आप अगर किसी पोजेशन में है तो आपको ऑनर मान लिया जाएगा। तो जो बंदा ये असर्ट कर रहा है कि ये ऑनर नहीं है, तो वो फैक्ट उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑनर नहीं है। हाँ, कोर्ट तो उसको मान लेगा जो पोजेशन में कि ये बंदा ऑनर है। तो इसी बात के लिए ये कि पार्टिकुलर अगर वो ट्रांजैक्शन सिद्ध कर देता है कि इसमें ये ड्राम्क राइट या कस्टम ड्राम्क हुआ है, या वो पार्टिकुलर इंस्टेंस बता देता है जहाँ पे वो राइट या कस्टम रेक या CRE हुआ है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो एक्साइज या डिस्प्यूटेड या असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसमें कई बार कस्टम का एविडेंस दे सकते हो कि वो क्रिएशन कैसे हुआ, वो कस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, यूसेज क्या थे वो पार्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो सारी चीज़ें रेलिवेंट रहेंगी। उसके बाद आता है सेक्शन 14। अब देखिए सेक्शन 14 में दोनों फैक्ट को कवर किया गया है, फिजिकल और मेंटल को। जब आपके पास कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन रहता है कि फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, तो स्टेट ऑफ माइंड क्या क्या हो सकते हैं, वो इंटेंशन हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, गुड फेथ हो सकता है, रैशनेस हो सकती है, नेग्लिजेंस हो सकता है, इल विल हो सकती है, गुड विल हो सकती है। पार्टिकुलर पर्सन के प्रति मान लीजिए आपने एक एक्सीडेंट किया, उस टाइम पे आपका कैसा स्टेट ऑफ माइंड था, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन कोर्ट के सामने है। कोर्ट को ये देखना है कि उस पार्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपने गाड़ी चलाई है और गाड़ी चला के आपने हिट किया है, क्या वो स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था कि आप वो नेग्लिजेंट ड्राइव कर रहे थे। अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो सेक्शन 40 आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो ये कहता है कि जो भी चीज़ें आपके पार्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को सिद्ध कर रही हैं वो सारी रेलिवेंट रहेंगी। जैसे आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड थी, तो वो जो स्पीड में चलाना, और उसके बाद आपका जिग जैग तरीके से चलाना गाड़ी, या रेड लाइट को आपने जंप कर दिया, ये वाला स्टेट ऑफ माइंड, तो ये सारी जो फैक्ट्स होंगे ये रेलिवेंट होंगे आपके उस पार्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करने के लिए कि ये बंदा नेग्लिजेंट था, ये बंदा रैश था, ये बंदे की इंटेंशन थी, ये बंदा गुडविल में काम कर रहा था, ये बंदा इलविल में काम कर रहा था, जो ये सारे। और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, तो ये फिजिकल फैक्ट को भी अगर प्रूव किया जा सकता है, जो कि स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग आर रेलिवेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी, कि आपने वो जो कंडक्ट है, क्योंकि बॉडी का मतलब आपका कंडक्ट, आउटर आपका जो आपने जो चीज़ें की हैं उससे रिलेटेड, तो वो पार्टिकुलर जो कंडक्ट है वो उस टाइम पे कोई आपने ऐसा एक्ट किया, वो कंडक्ट कैसा था, एक अच्छा था, बुरा था, कैसा था, वो अगर क्वेश्चन कोर्ट के पास है तो कोर्ट उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उस कंडक्ट पार्टिकुलर को प्रूव करेंगी तो वो चीज़ें रेलिवेंट रहेंगी। जैसे इसमें वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडली फीलिंग इज़ इन इशू और रेलिवेंट, तो उस क्वेश्चन में वो सारे फैक्ट जो चीज़ों को स्टेट ऑफ माइंड और बॉडली फीलिंग को प्रूव करेंगी तो वो सारी चीज़ें रेलिवेंट रहेंगी। उसके बाद आ जाती है इसकी एक्सप्लेनेशन 1।
एक्सप्लेनेशन 1 ये कहती है कि जो जो आपका स्टेट ऑफ जो आप फैक्ट रेलिवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट इन जनरल। वो आप रैशनेस से गाड़ी चला रहे हो या नेग्लिजेंस से ड्राइविंग चला रहे हो, वो पार्टिकुलर उसी पार्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग आपका जो एविडेंस देखा जाएगा। ये नहीं कि ये हर केस में ऐसे करता है, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस पार्टिकुलर केस में ही देखना, वो ही रेलिवेंट रहेगा। नॉट इन रेफरेंस टू अ पार्टिकुलर, नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू अ पार्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। तो ये है नहीं कि रोज़ाना ये तेज़ भगाता हुआ जाता है और रोज़ाना ये एक्सीडेंट करता है, ऐसा वो आपका स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको फैक्ट जो ऐसा है जो आपके उस स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करने वो रेलिवेंट नहीं है। ये पार्टिकुलर उसी केस के लिए रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो देखने पड़ेंगे। अब मान लो जो बंदा किसी का प्रीवियस कन्विक्शन हो रखी है या प्रीवियस मानना है कि ये पीछे भी इसने एक कांड किया था जो इसके अगेंस्ट वो केस चल रहा है, या पीछे भी इसको ऐसे केस में कन्विक्शन हो रखी है, तो उस केस में वो अगर कन्विक्शन, अब इसमें एक्सप्लेनेशन 2 अगर पढ़ोगे तो इसकी वर्डिंग ये कह रही है, बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस इज रेलिवेंट। आपका जो प्रीवियस जो काम किया था वो भी रेलिवेंट रहेगा। within that meaning of this section the previous conviction of such person shall also be, previous conviction भी relevant रहेगी। तो इस तरह से चीज़ें आपने देखनी है और इसकी इलस्ट्रेशन एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। और सेक्शन जो 14 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पे लगाया जा सकता है, सिविल पे भी लगेगा और क्रिमिनल पे भी लगेगा। तो सेक्शन 14 और 15 जो है वो इन दोनों की ओवरलैपिंग हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन 40 लगे और सेक्शन 50 नहीं लग सकता है, ऐसा नहीं है, ये दोनों रेलिवेंट हो सकते हैं। हमें हर केस के फैक्ट्स देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें देखनी है। अब आ जाओ सेक्शन 15 बात करता है सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस की, जो कहता है फैक्ट्स बीरिंग ऑन अ क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज अ एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। मैंने आपको कहा था कि सेक्शन 13 और 15 में कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे 15 में क्वेश्चन क्या है कि जो आपने पार्टिकुलर एक्ट किया है वो एक्सीडेंटल है या वो इंटेंशनल है। तो उन चीज़ों को प्रूव करने के लिए जितनी भी चीज़ें सहायक रहेंगी वो सारी रेलिवेंट सेक्शन 15 में मानी जाएंगी। मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि आपने एक इंश्योरेंस कराई थी, और इंश्योरेंस जब कराई थी एक घर की, जो घर को आग लग गई और जिसमें आपको इंश्योरेंस मनी मिल गया, और बाद में पता चलता है कि आपके और भी घर थे जिनको सबको आग लगी, जिनको आपने इंश्योरेंस करा रखा था, उनकी आपने सब में आपको पैसे मिले थे। तो अब वाले केस में अगर आपका घर को आग लगती है और जिसकी इंश्योरेंस करा रखी है, तो ये देखा जा सकता है कि ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। उस पार्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो चीज़ें सहायक होंगी वो पीछे की, जो देखिए सर इसके जो पीछे जो घर थे इसके जिन्होंने इसने इंश्योरेंस करा रखी थी वो सबको आग लगी है, और जिसने इसने इंश्योरेंस लिया और इसको भी आग लगी। ये देखिए ये ऐसा तो फैक्ट नहीं है कि ये मतलब ट्रेजेडी हुई है कोई, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे वो जो पीछे प्रीवियस जो आपने अक्रेंस की है और वो रेलिवेंट रहेंगी अपने इस केस को प्रूव करने के लिए कि ये इसकी इंटेंशनल जो आप इसने आग लगाई है ये लेने के लिए, इंश्योरेंस मनी लेने के लिए। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल or doing with a particular knowledge or intention, the fact that such act found part of series of similar occurrence in each of which the person doing the act is concerned। वो देखिए सिमिलर अक्रंस जो जहाँ पे हुई है उसमें वो बंदा कंसर्न्ड था, उस बंदा इन्वॉल्व था या उस बंदे से रिलेटेड वो फैक्ट थे सिमिलर अक्रंस वाले। तो अब एक और फैक्ट हो रहा है जो पीछे हुआ है, तो ये फैक्ट में भी वही चीज़ें हैं जो पीछे सिमिलर अक्रंस पीछे हो चुकी हैं। तो वो सिमिलर अक्रंस को सामने लाके इसके फैक्ट में आप उसकी इंटेंशन या एक्सीडेंट को प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। तो सेक्शन 15 है और सेक्शन 14, अगर देखो सेक्शन 14 और 15 में फ़र्क क्या है। सेक्शन 15 सिर्फ इंटेंशन की बात करेगा, लेकिन सेक्शन 14
स्टेट ऑफ माइंड और बॉडली फीलिंग दोनों के बारे में बात करेगा। और वहाँ पे जो स्टेट ऑफ माइंड है, इंटेंशन भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, रैशनेस, इल विल, सब कुछ हो सकता है। और मैंने आपको कहा कि सेक्शन 14 और 15 दोनों की ओवरलैपिंग हो सकती है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें देखनी है आपने। और जनरली मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। मैंने जो बताया था आपको सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 15 तक का, तो इसकी जो इलस्ट्रेशन है वो एक बार पढ़ लीजिए खुद से और उसको कोरिलेट कर लीजिए सेक्शन के साथ कि सेक्शन की वर्डिंग क्या कहती है। और हर सेक्शन में एक चार्ट ज़रूर बनाइए जो आपको हेल्पफुल रहेगा कि जैसे इस चार्ट को किस तरह, जैसे मैंने बताया था सेक्शन 13 ड्राम्क, डी से, आर से, ए से, एम से, डबल सी से क्या क्या मीनिंग निकलते हैं, जो दो केसेस के बारे में बात करता है, एनी ट्रांजैक्शन और एनी पार्टिकुलर इंस्टेंस। और इसमें पब्लिक प्राइवेट राइट सब की बात करी गई है। और जो कस्टम है वो फैमिली कस्टम भी हो सकते हैं, प्राइवेट कस्टम भी हो सकते हैं, वो जनरल कस्टम भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो ये पीटी का एक बार क्वेश्चन आया था कि जो सेक्शन 30 में जो राइट हैं वो कौन कौन से हैं, पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, तो ये दोनों हैं। तो कस्टम भी सारे हैं, इसमें सारे इंक्लूड किए गए हैं। तो अब आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है, तो अगली क्लास मैं जल्दी लूँगा अगले टॉपिक्स के ऊपर। और जिन लोगों ने मेरा पेज शेयर नहीं किया है तो वो यूट्यूब में सब्सक्राइब मेरा चैनल भी कर सकते हैं और मेरा पेज भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।